प्यारे बच्चों नमस्कार। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के पाठ 16 जल के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों आज इस भाग में हम जल की घुलनशीलता के आधार पर कि जल में जो लवण होते हैं उनकी घुलनशीलता के आधार पर जल दो प्रकार के होते हैं, मृदु जल और कठोर जल, उसके बारे में जानेंगे। जल में क्या क्या अशुद्धियाँ होती हैं और उनका शोधन कैसे किया जाता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों इस भाग को शुरू करने से पहले हम भाग 1 को दोहरा लेते हैं। तो बच्चों हमने भाग 1 में कुछ मुख्य बिंदुओं पे चर्चा की थी, जैसे जल की आवश्यकता। तो बच्चों जैसे ही हमारा दिन शुरू होता है, ब्रश से लेके स्नान करने तक, खाना पकाने में, साफ सफाई में, आग बुझाने में, सिंचाई में, पानी पीने में, हर जगह हमें जल की आवश्यकता होती है। फिर हमने बात की थी जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन है ये कैसे कहते हैं हम? बच्चों हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? बिल्कुल सही, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और जीवन लेकिन सिर्फ हमारे ग्रह पे यानी पृथ्वी पर ही संभव हो सका है। तो उसका मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल सही, उसका मुख्य कारण है वायु और जल की उपस्थिति। वायु और जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। बच्चों पृथ्वी पर तकरीबन 70% जल है, फिर भी हम कहते हैं कि जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल को बहुत ही संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, जल बहुत कम है या जल की कमी हो रही है। तो उसका मुख्य कारण बच्चों ये है कि जल तो पृथ्वी पर बहुत है, परंतु ज़्यादातर जो पानी है, जल है, वो खारा है, जो ना तो पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ना ही सिंचाई में। तो जल ही जीवन के बारे में हमने बात की। उसके बाद बच्चों ये है जल की उपयोगिता। तो अब हम इस पे चर्चा करेंगे, जल की उपयोगिता। जल की उपयोगिता में सबसे पहले मानव शरीर में तो जल जो भोजन के आवश्यक तत्व होते हैं वो एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने का कार्य करता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर के यानी मनुष्य के शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। फिर उद्योगों के लिए तो बच्चों उद्योगों में जल जैसे कि भाप बनाने के काम में आता है, जैसे बॉयलर्स में भाप बनाई जाती है, रसायनों का घोल बनाने में और यहाँ तक कि मशीनों की साफ़ सफाई करने में भी जल का उपयोग होता है। फिर विद्युत उत्पादन में तो बच्चों जैसा आप जानते हैं कि नदियों पर बांध बनाकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो देखा कितनी सारी चीज़ों में जल की उपयोगिता होती है। फिर दैनिक जीवन, अभी बात की है कि ब्रश से लेके स्नान करने तक और सिंचाई में हर जगह हमें जल की आवश्यकता होती है, उपलब्धता होती है। फिर मनोरंजन के क्षेत्र में जैसे तैराकी हुई, नौका विहार वहाँ पर। फिर कृषि में सहायक तो जैसे बच्चों पौधों के जो बीज के का अंकुरण होता है, प्रकाश संश्लेषण, पौधों की जैविक क्रिया, इन सब में जल का उपयोग होता है। फिर परिवहन के लिए तो प्राचीन काल से ही बच्चों जल को परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे नाव या बड़े बड़े पानी के जहाज़, उसमें मनुष्य और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। फिर बच्चों जल जीवधारियों का मूल घटक है, यानी कि ज़्यादातर जो जीव जंतुओं का या पेड़ पौधों का जो शरीर है वो ज़्यादातर जल से बना होता है। जैसे कि मनुष्य में 70% जल होता है और पेड़ पौधों में 60%। फिर है बच्चों जल अनेक वनस्पतियों तथा जंतुओं के रहने का स्थान है, ये तो आप जानते ही हैं। जैसे कि मछली जल की रानी है तो मछली जल में रहती है, मेंढक, कछुआ। इसी प्रकार से अगर हम वनस्पतियों की बात करते हैं तो कमल, सिंघाड़ा, ये सब जल में पाए जाते हैं। फिर बच्चों बात करते हैं हम प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को 4 मुख्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो क्या है? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा हरित लवण यानी क्लोरोफिल, जो कि पौधों में ही पाया जाता है। उसके बाद जल के द्वारा कीटाणुओं, बीजों एवं फलों का प्रकीर्णन, और उसके साथ साथ ये सभी चीज़ें हमारी जल की उपयोगिता को बताती हैं।
फिर हम बात करते हैं जल के स्रोतों की। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, आपने अपने आसपास तालाब, नदी, झरने ये सब देखे होंगे। यहाँ तक कि पर्वतों पे जमी हुई जो बर्फ़ होती है या भूमिगत जल, ये सब जल के स्रोत होते हैं। फिर जल के भौतिक गुण क्या है? तो जल के भौतिक गुण में हम बात करेंगे कि जल का भौतिक गुण और उनकी अवस्थाओं के बारे में। तो जल का भौतिक गुण अगर हम कहें तो ये देखिए, एक ये ग्लास है, इसमें जल है, पानी है। तो ये कैसा है? जल रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है और गंधहीन होता है। तो ये तो हुआ जल के भौतिक गुण। और जल की अवस्थाएं, तो जल की अवस्था है, जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस की अगर बात करते हैं तो जैसे बर्फ़, ये बर्फ़, ये कैसी अवस्था है? ये बर्फ़ जो है ये बिल्कुल सही, ये ठोस है। उसके बाद ये जो पानी जो हम पीते हैं, जल, ये द्रव अवस्था में है। और अगर हम इसको गर्म कर देते हैं तो इसमें से भाप निकलती है, तो वो कौन सी अवस्था हो गई? वो गैस हो गई। तो जल की इसी प्रकार से भौतिक गुण भी हमने बात की और अवस्थाएं। अब हम बात करते हैं कि हिमांक, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, वह निश्चित ताप जिस पर संपूर्ण द्रव ऊष्मा का परित्याग करके ठोस में परिवर्तित होता है, उसे हम हिमांक कहते हैं। और पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद गलनांक की बात करें यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या होता है? वह निश्चित ताप जिस पर संपूर्ण ठोस ऊष्मा ग्रहण कर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, इसे हम गलनांक कहते हैं। और पानी का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर हम बात करते हैं क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की। तो वह तापमान जिस पर द्रव के भीतर वाष्प दाब, जो द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब होता है, वो उसके बराबर होता है और इसे हम क्वथनांक कहते हैं। और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये और ये चित्र आप भली भांति इस चित्र से परिचित होंगे। तो यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है, ये एक चक्र के रूप में दिखाई दे रहा है कि जल का कुछ ऐसे ऊपर जाना और फिर वापस नीचे आना। तो ये है बच्चों जल चक्र। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आप कपड़े धोकर सुखाते हैं तो थोड़े कुछ घंटों के बाद क्या होता है कि कपड़े सूख जाते हैं। तो वो पानी कहाँ चला गया? तो वो पानी बिल्कुल सही, भाप बनकर ऊपर उड़ गया और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो इसी में क्या होता है बच्चों, ये देखिए, जब सूर्य के प्रकाश, सूर्य की गर्मी के कारण जो पृथ्वी के ऊपर जल होता है वो भाप बनकर ऊपर उड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। बिल्कुल सही। इसी प्रकार से पेड़ पौधों से भी कुछ होता है, पेड़ पौधों से भी भाप बनकर निकलता है, पानी ऊपर जाता है। कैसे जाता है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके बाद जो अतिरिक्त जल होता है वो सूर्य की गर्मी के कारण पत्तियों की सरफेस के ऊपर से वो पानी भाप बनकर ऊपर निकलता है। उसको क्या कहते हैं? सोचिए सोचिए, बिल्कुल सही, उसे हम वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों के जरिए क्या होता है कि पानी भाप बनकर ऊपर हमारे वायुमंडल में पहुंचता है। अब वायुमंडल का ताप कैसा होता है? वायुमंडल का ताप कम होता है, यानी कि वहाँ पर ठंडक होती है। अब जब ये भाप बनकर ऊपर गया तो भाप किस में परिवर्तित हो जाएगी? बिल्कुल सही, वह जल में परिवर्तित हो जाएगी। और फिर वो किसका निर्माण करेंगे? क्या बनेगा? वहाँ पर बादल बनेंगे। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संघनन। उसके बाद जब बादल बन जाते हैं तो बादल बारिश के रूप में वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं, पानी, जल। तो ये एक प्रकार का चक्र है, यानी कि पानी ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जल चक्र। तो बच्चों ये तो पिछले भाग के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं भाग 2 में। हमें, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि हम लवणों की घुलनशीलता के आधार पर ये चर्चा करेंगे कि जल 2 प्रकार के होते हैं, मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल को हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर और कठोर जल को बोलते हैं हार्ड वाटर। अब इन दोनों में क्या अंतर है? अब आप भी मन में सोच रहे होंगे कि क्या पानी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? तो आइए जानते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है।
सबसे पहले हम बात करते हैं मृदु जल की। तो वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता है, यानी कि आप जब नहाने के बाद कपड़े धोते हैं और साबुन से आपने अपने कपड़ों पे साबुन लगाया तो उसमें झाग बनता है, आपने धो के सुखा दिया, तो ऐसा जल मृदु जल होता है। परंतु कठोर जल में क्या है कि वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बना पाता, उसे हम कठोर जल कहते हैं। तो इसमें अंतर क्यों हुआ, इन दोनों में अंतर, क्योंकि इनमें जो लवण घुले हुए होते हैं उसके कारण ये मृदु जल या कठोर जल, यानी कि यहाँ पर आसानी से साबुन झाग बना सकता है, यहाँ पर नहीं बनाता। अब जो मृदु जल में लवण उपस्थित होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते, परंतु जो कठोर जल है उसमें जो लवण होते हैं वो जल को इस प्रकार का बना देते हैं कि वो हर काम के लिए हम उसको उपयोग में नहीं ला सकते, वो अनुपयुक्त होता है। तो इसका उदाहरण है कि मृदु जल उद्योगों के लिए उपयोगी होता है, यानी कि बॉयलर्स। अभी हमने पहले भी बात की थी बॉयलर्स की। तो बॉयलर में जब हम पानी को हमें उद्योगों में हम बॉयलर यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम पानी कैसा इस्तेमाल करते हैं, मृदु जल करते हैं। और हम कठोर जल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि बॉयलर्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ऐसे लवण जो मृदु जल में जो कठोर जल में लवण होते हैं वो उन छिद्रों को ब्लॉक कर देते हैं, उसके कारण बॉयलर फट सकता है और जान और माल का खतरा हो सकता है। इसलिए उद्योगों में और घर के उपयोग में भी मृदु जल का प्रयोग किया जाता है। हाँ, अगर हम साबुन की जगह डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें तो हम मृदु जल या कठोर जल दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट दोनों ही तरीके के जलों में झाग बनाता है। इसी प्रकार से आप घर में भी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि 2 बाल्टी लें या इस तरीके से कोई भी 2 बर्तन लें, उसमें नल से थोड़ा थोड़ा पानी ले लें। एक बाल्टी में आप कुछ भी ना, मतलब उसे एज इट इज़ रख दें और दूसरी बाल्टी में आप कुछ लवण मिला दें। कौन कौन से लवण, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आप इनको घोल देते हैं, अब आप देखिएगा दोनों पानी में क्या अंतर आ जाता है, दोनों जल में। अब आप साबुन से कपड़े धोने की कोशिश करेंगे तो मृदु जल में बहुत आसानी से झाग बन जाएगा, परंतु कठोर जल में ऐसा नहीं होता। जैसे कि ये देखिए बीकर में भी इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर ये जो जल है इसमें झाग है, परंतु यहाँ पर जो जल है यहाँ पर झाग दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जल कौन सा है, बिल्कुल सही, ये है मृदु जल। अब बच्चों, हमने जल के बारे में जान लिया कि 2 प्रकार के हैं, मृदु जल और कठोर जल। अब हम बात करते हैं जल की अशुद्धियों के बारे में। तो बच्चों, आपके घर के आसपास बहुत सारे नदी, तालाब, आपने बहुत तरीके के झोड़ भी आपके गांव में आसपास होते हैं, वो आपने देखे होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि कई प्रकार की अघुलनशील निलंबित अशुद्धियाँ उसमें आपने देखी होंगी। मृत जीव जंतु आपने पानी में ज़रूर देखे होंगे। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने घर का अपशिष्ट पदार्थ यानी कूड़ा पॉलीथीन में बांधा और उसको जाके नदी में, तालाब में फेंक दिया। तो इस तरीके की चीज़ों के कारण क्या होता है कि वहाँ का पानी बहुत गंदा हो जाता है। तो ये अशुद्धियाँ इस तरीके की, या फिर आपने देखा होगा कि गंदे पानी के नाले यानी सीवर भी कई बार नदियों में ही छोड़ दिए जाते हैं, या उद्योगों में भी बहुत प्रकार के जो ये होते हैं अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। तो ये सब जो है नदी में, उद्योगों की जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो नदी में वो ऐसे ही डाल देते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण नदी का, तालाब का पानी बहुत गंदा हो जाता है। अब ये इतना अशुद्ध हो जाता है तो क्या हम इसको उपयोग में ला सकते हैं? ना हम इसको पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना हम इससे कपड़े धो सकते हैं, ना अपने घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो इन अशुद्धियों को देखते हुए हम नदी का पानी उस जगह, चाहे नदी हो या तालाब हो, हम उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इन अशुद्धियों को दूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए और रोग, क्योंकि जब उसमें इतने सारे जीव जंतु मरे हुए पाए जाएंगे या कूड़ा करकट पाया जाएगा, उसके कारण क्या होगा कि बहुत सारे कीटाणु भी उस जल में मौजूद होंगे। तो इन सब चीज़ों से मुक्त करने के लिए जल का
शोधन किया जाता है, यानी कि जल की सफाई की जाती है, उसे शुद्ध किया जाता है, तभी हम उसको उपयोग में ले सकते हैं। और शोधित जल ही हमारे घर में पाइपों के द्वारा हमारे घर में भेजा जाता है, फिर हम नल खोलते हैं, साफ पानी हमें मिलता है। अशुद्ध जल पीने से हम कई बार क्या होता है कि पानी देखने में साफ है परंतु वह पूरी तरह से शुद्ध नहीं किया गया, तो उससे हमें कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे कि टाइफॉइड है, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया, तो बहुत सारे प्रकार के हम रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के पानी पीना चाहिए, और घर में स्पेशली पानी अगर नल से आ भी रहा है तो हमें उसे उबाल कर पीना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं जल के शोधन की। हमने देख लिया कि कितनी अशुद्धियां हैं जल में, तो उसका शोधन करना भी ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे जल के शोधन की। तो जल का शोधन यानी कि जल को शुद्ध करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि तलछटीकरण, छानना और क्लोरोनीकरण। तो हम इन्हें एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तलछटीकरण यानी कि सेडिमेंटेशन, और ये नाम ही थोड़े से डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप इनको देखेंगे इनकी प्रक्रियाओं को तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है। तलछटीकरण को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, छानना यानी फिल्ट्रेशन, और क्लोरोनीकरण यानी क्लोरीनेशन। तो आइए चलिए बच्चों, अब हम इन तीनों के बारे में जानते हैं। इन प्रक्रियाओं को जब हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि जल को कैसे शुद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तलछटीकरण की। तो सबसे पहले हमने बात की तलछटीकरण, ये तो तलछटीकरण यानी सेडिमेंटेशन। अब ये क्या होता है? तो नदी के जल को पंप के द्वारा तलछटीकरण हेतु एक टंकी में एकत्रित कर लिया जाता है। तो टंकी में पानी को इकट्ठा कर लिया। अब ये देखिए बच्चों, अगर हम ये देखें तो ये देखिए कितना गंदा पानी है। ये ऐसा अशुद्ध जल आपको अपने आसपास नदी, तालाब, इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसको क्या करेंगे कि पानी का स्रोत तो वही नदी, तालाब, उसी से हमारे घर में पानी आएगा, लेकिन इस गंदे पानी को तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, इस पानी को पाइपों के द्वारा इसे टंकियों तक लेके आएंगे। उसके बाद जैसे ये देखिए यहाँ पर टंकी में लाने के बाद इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। ये देखिए, तो क्या होता है, थोड़ी ही देर में जितनी भी भारी अशुद्धियाँ हैं वो सब नीचे जम रही हैं। ये देखिए, बस यही तलछटीकरण है। कितना आसान है तलछटीकरण को समझना। तो नदी के जल को पंप द्वारा तलछटीकरण हेतु एक टंकी में एकत्रित किया जाता है। टंकी में लेके आए, अब कुछ समय के बाद टंकी की तली में अशुद्धियाँ बैठ जाती हैं, यानी उस पानी को हम बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, उसको बिल्कुल शांति से ऐसे ही रखा रहने देंगे। तो उसमें क्या होगा कि जितनी भी अशुद्धियाँ हैं वो नीचे बैठ जाएंगी। और इस प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए हम इसका भी प्रयोग करते हैं। अब ये क्या है, ये एक फिटकरी है। अब आपने देखा होगा बच्चों, बरसात के दिनों में कई बार पानी बहुत गंदा आ जाता है। तो आप मम्मी से बोलते हो, मम्मी कैसे नहाएं, पानी तो बड़ा गंदा सा है। तो मम्मी क्या कहती है, बेटा ये फिटकरी लो और इसको एक बार बाल्टी में घुमा दो। तो आप देखेंगे कुछ ही देर में सारी जो गंदियाँ हैं, वो अशुद्धियाँ वो नीचे बैठ जाएंगी और आपका पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो वो कौन सी प्रक्रिया है जो आप घर में कर रहे हैं, वो है तलछटीकरण। अब अगला है छानना यानी कि फिल्ट्रेशन। अब इसके लिए क्या किया जाता है, तो तलछटीकरण के बाद जल को कोयला यानी एक्टिवेटेड कार्बन और रेत, बालू, इन सब के जरिए पानी की जो ये जैसे कई सारी परतें बना देती हैं, इसमें से पानी इसमें से निकल के जाता है, इन परतों से छनता हुआ जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं छानना यानी फिल्ट्रेशन। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे ये अलग अलग लेयर्स हैं, यहाँ पर रेत है और ये कंकड़ है और यहाँ पर ये है कोयला। अब आप सोचिए ये कोयला क्या काम करता है, तो पानी सारा इसमें से इन परतों से छनता हुआ जाएगा और तब हमारी जितनी भी और अशुद्धियाँ बच गई हैं तलछटीकरण के बाद, उसके बाद वो पानी सारा शुद्ध होता हुआ चला जाएगा। कोयले का मुख्य कार्य क्या होता है, कोयले का मुख्य कार्य यानी एक्टिवेटेड कार्बन का मुख्य कार्य होता है कि यह जितने भी उसमें रंग या गंध मिला हुआ है जल में, तो वह उसको दूर करता है। तो रंग क्योंकि जब अशुद्धियाँ होती हैं तो
पानी का रंग भी बदल जाता है, उसमें अजीब सी बदबू भी आने लगती है, गंध भी। तो एक्टिवेटेड चारकोल, इसका काम है ये गंध और रंग पानी का दोनों को दूर कर देता है। उसके बाद तीसरा आता है क्लोरोनीकरण। क्लोरोनीकरण क्या है? तो अब जल पूरी तरह से छनकर पहुंच गया, तो आपने क्या अशुद्धियां तो सारी दूर कर दी, परंतु एक चीज़ अभी हमने पहले भी बात की थी कि कीटाणु को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो क्लोरोनीकरण का मतलब है कि क्लोरीन गैस को उस पानी से प्रवाहित किया जाता है और उसमें जितने भी कीटाणु होते हैं, रोगों के कीटाणु, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो अब हमारा जो जल था, जो बहुत ही गंदा जल था, जो बहुत अशुद्धियों वाला जल था, वो अब हमारा जल बिल्कुल साफ हो गया है, क्योंकि हमने क्लोरीनीकरण कर दिया। तो क्लोरीन गैस को प्रवाह किया जाता है, यहाँ तक कि ब्लीचिंग पाउडर को भी इस्तेमाल किया जाता है, और अन्य रसायन और जिनको हम यूज़ करते हैं क्लोरीनीकरण के लिए, ओजोन का और पोटेशियम परमैंगनेट, तो इनके द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। फिर ये सारा पानी टंकियों में जमा होता है, वहाँ से पाइपों के द्वारा हमारे घर में शुद्ध पानी आता है। अब बच्चों एक बार हम बात करते हैं कि हमारे घरों में कैसे पानी शुद्ध होकर इन तीनों प्रक्रियाओं से शुद्ध होता है और कैसे हमारे घर में आता है। तो अब हम बात करते हैं जल शोधन संयंत्र की। तो ये कुछ इस तरीके का होता है, जैसे यहाँ से चलता है पानी, ये झील, तो झील से पानी चला पाइपों के द्वारा, जाली, पंप, इनके द्वारा सबसे पहले टंकी में इकट्ठा किया जाता है। फिर वहाँ पर होता है प्रारंभिक क्लोरोनीकरण। अब क्लोरोनीकरण किस लिए किया जाता है? बिल्कुल सही, कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक बार क्लोरोनीकरण यहाँ पर होता है। फिर फिटकरी की टंकी में फिर क्या होता है? वहाँ पर फिटकरी की टंकी जब वहाँ सबसे पहले क्या होगा? तलछटीकरण हो जाएगा। फिटकरी उसको अशुद्धियों को नीचे बिठाने में मतलब योगदान करती है, तलछटीकरण को फास्ट कर देती है, सेडिमेंटेशन को फास्ट कर देती है। तो यहाँ से फिर तलछटीकरण के बाद फिर वो पानी बालू छत्रक से होता है, यानी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बालू की, कंकड़ की और कोयले की, जो अभी हमने बात करी थी ना, तो इसको हम बोलते हैं बालू छत्रक। यहाँ से पानी फिर दूसरी टंकी में पहुँचता है, जहाँ पर द्वितीय क्लोरीनीकरण होता है, यानी कि दोबारा से उसको क्लोरीनेट किया जाता है ताकि उसमें बिल्कुल भी कीटाणु ना रहे। तो अब हमारा कीटाणु रहित, गंध रहित और साफ पानी हमारा यहाँ पानी की टंकी में आकर इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद पाइपों के द्वारा हमारे घर के नलों में जो है पानी, टोंटियों में जब हम टोंटी खोलते हैं और हमारे घर में साफ और शुद्ध पानी पहुँचता है। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं पर ये भाग समाप्त होता है। तो आइए एक बार हम दोहराते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने जाना था जल के प्रकार। तो जल के दो प्रकार थे, मृदु जल और कठोर जल, यानी कि सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। इसमें हमने जाना था कि कौन साबुन में आसानी से झाग देता है। उसके बाद हमने चर्चा की जल में क्या क्या अशुद्धियाँ होती हैं, कैसे कैसे अशुद्धियाँ हो जाती है, उनको फिर हम कैसे दूर करते हैं, तो उनके शोधन के बारे में हमने जाना। उसके बाद बच्चों जल का शोधन, हमने जल के शोधन के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया, वो थी तलछटीकरण, बिल्कुल सही, सेडिमेंटेशन, फिर दूसरी थी छानना यानी फिल्ट्रेशन, और तीसरा क्लोरोनीकरण यानी क्लोरीनेशन। तो इन तीनों प्रक्रियाओं से जल का शोधन किया गया। और फिर हमने बात की जल शोधन संयंत्र की, जिसके द्वारा पानी किसी भी स्रोत से हमारे घर तक कैसे आता है, कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरता है, ये हमने आज सीखा। तो चलिए बच्चों देखें इस भाग को आपने कितने अच्छे से सीखा। उसके लिए हम एक रिक्त स्थान करते हैं। तो रिक्त स्थान के लिए बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से चुनकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जल के तलछटीकरण हेतु डैश उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सही, फिटकरी का उपयोग किया जाता है। फिर जल की कठोरता, उसमें घुले हुए, किन पे डिपेंड करता है? उसमें घुले हुए लवणों, ये लवणों के कारण होती है, ठीक है। फिर क्लोरीन द्वारा जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोरोनीकरण कहते हैं, उसको क्लोरोनीकरण कहते हैं। अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट, तो हमने बात की थी कि अपमार्जक जो है वो दोनों
प्रकार के जल यानी मृदु जल और कठोर जल दोनों के साथ ही झाग बनाता है। डैश कपड़े धोने तथा औद्योगिक कार्यों के लिए उपयुक्त है। तो कौन सा वाला? बिल्कुल सही, वो है मृदु जल। तो ये आपका रिक्त स्थान हो गए। अब बच्चों आपके लिए कुछ गृह कार्य है। तो गृह कार्य के लिए बच्चों आप जिनके साथ भी घर में बैठ के पढ़ाई करते हैं, मम्मी पापा के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ, तो उनके साथ बैठ के पहले तो इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए। इसमें क्या क्या दिया है, ये पाठ आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि ये पाठ किसके बारे में है? जल के बारे में, जो आप हमेशा दैनिक जीवन में मतलब आप घिरे हुए हैं जल से, चारों तरफ आपके जल ही जल है, पीने के लिए भी, खाना पकाने के लिए भी और नहाने के लिए। तो फिर आपको ये कुछ कार्य करना है। जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किन रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं? दूसरा, कठोर जल एवं मृदु जल में क्या अंतर है, यह भी हमने जाना था, उसको आप अपनी कॉपी में लिखेगा। और जल के शोधन को विभिन्न प्रक्रियाओं का जल के शोधन की जो विभिन्न प्रक्रियाएं, 3 प्रक्रियाएं हमने अभी सीखी थी, उनको आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में कीजिएगा। तो बच्चों आज का ये भाग यही समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अब हम कल फिर मिलेंगे नए प्रकरण के साथ, नए पाठ में, पाठ को जानेंगे, समझेंगे। बच्चों तब तक के लिए आपको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद, और इस पाठ को बहुत ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।